हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल क्रिकेट फैक्ट्स। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सबको पता है कि इस सीरीज़ में हम आईपीएल में खेलने वाली सारी टीमों का स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, तो आज भी हम एक नई टीम का स्वॉट एनालिसिस करेंगे। और जिस टीम का स्वॉट एनालिसिस करेंगे हम आज, उस टीम का नाम है सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स का नाम लेते ही सबसे पहले जिस खिलाड़ी का ध्यान आता है वो है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि इस टीम के कैप्टन भी हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि 15 अगस्त के दिन शाम को 7:29 पर उन्होंने अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया था। तो मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट उनके लिए एक अच्छा स्वैन सॉन्ग बन सकता है अगर वो और उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। तो देखते हैं कि इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और इनके पास क्या इस बार भी ये इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार की फॉर्मर चैंपियन है और मेरे ख्याल से 5 बार वो फाइनल खेल चुके हैं, मतलब फाइनल में हार भी चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स एकमात्र ऐसी टीम है जो कि हर साल प्लेऑफ्स के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया। कैच ये है कि 2 साल वो खेले ही नहीं थे, 2 साल उनके ऊपर बैन था और इसलिए उन 2 साल में वो ऑब्वियसली प्लेऑफ नहीं खेले। तो 12 एडिशन, मतलब उनके लिए 10 एडिशन हुए और उन्होंने 10 बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। इनकी स्ट्रेंथ या वीकनेस या इनका स्वॉट एनालिसिस करें, सबसे पहले इनकी बैटिंग की ओर नज़र डालें तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही इनको एक बहुत बड़ा झटका लग गया और वो था सुरेश रैना का वापस जाना। अब सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि वो मिड टूर्नामेंट में वापस आए और सीएसके को वापस ज्वाइन कर लें, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आते हैं हम ये मान रहे हैं कि वो नहीं है और उनका जाना सीएसके के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि वो उनके नंबर 3 बैट्समैन तो थे ही, साथ ही साथ एक तरीके से उनके वाइस कैप्टन कह लीजिए या नंबर 2 इन कमांड थे। So losing Suresh Raina means not only losing a very good or your best batsman, but also your second leader and bowling and fielding. तो we all know कि fielding में बहुत अच्छे हैं, bowling में भी he was useful. Secondly, हरभजन सिंह वो भी इस साल CSK की किट में या ड्रेस में नज़र नहीं आएंगे, उनके अपने पर्सनल रीजंस हैं, so he withdrew. चूँकि टूर्नामेंट IPL में हो रहा है वहाँ पर वो he could have been effective, बट इस बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम उनके स्पिनर्स की बात करेंगे। सबसे पहले इनकी बैटिंग को देखते हैं। तो इनकी बैटिंग में सुरेश रैना के ना होने के बावजूद भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट इतना एक्सपीरियंस है कि इस टीम को डैड्स आर्मी भी कहा जाता है। तो इनके इंडियन कंटिजेंट जो बैट्समैन हैं वो हैं केदार जाधव, अंबाती रायडू, मुरली विजय। ये 3 सीनियर प्लेयर्स हैं। केदार जाधव वैसे ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, बट आई थिंक ही स्टिल नीड्स टू प्रूव कि T20 में भी वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। वैसे वो बहुत ही अच्छे यूजफुल प्लेयर हैं, बैटिंग तो अच्छी करते ही हैं, एग्रेसिव बैटिंग भी कर सकते हैं, लोअर डाउन द ऑर्डर इफेक्ट करते ही हैं और बॉलिंग का अपना इनका एक स्टाइल है जिससे उनको विकेट मिल भी जाते हैं कई बार। फील्डिंग थोड़ी ठीक है, चलो नॉट वर्ल्ड क्लास पर ठीक है, सेफ फील्डर है। तो ही इज़ अ गुड प्लेयर बट ही नीड टू प्रूव इन T20। वनडेज में तो अच्छे हैं, T20 में थोड़ा करना पड़ेगा। विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं ओकेजनली इनफैक्ट। देन देयर इज अंबाती रायडू। वेल, अंबाती रायडू का करियर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला था। व्हेन ही स्टार्टेड एज द चाइल्ड प्रोडिजी। ही वाज कंसीडर्ड कि ये नेक्स्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन और VVS लक्ष्मण के बाद ये नेक्स्ट हैं उस लाइन में, क्योंकि हैदराबाद से आते हैं। फिर इन्होंने ICL ज्वाइन कर लिया। ICL ज्वाइन करके इंडियन क्रिकेट टीम एक्चुअली लॉस्ट है। फिर वो ICL से वापस आए, माफ़ी मांग के वापस आए इंडियन रैंक्स में। और चूँकि ये इतने टैलेंटेड प्लेयर थे कि इन्होंने जैसे ही ICL से वापसी की इनको मौके मिलने शुरू हो गए। ही वॉज दैट गुड प्लेयर। अदरवाइज ICL से आए हुए सारे प्लेयर उतने लकी नहीं साबित हुए। फिर इनका उनकी अथॉरिटीज़ के साथ, हैदराबाद की अथॉरिटीज़ के साथ भी झगड़ा होता रहा रणजी ट्रॉफी में। तो इन्होंने अपनी टीम्स भी चेंज की। हाँ, मेरे ख्याल से बड़ौदा चले गए वो। खैर, इसमें सारी गलती इनकी नहीं है। अगर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सीनियर मोस्ट वो थे उस समय शिवलाल यादव थे और इनका झगड़ा होता था उनके बेटे अर्जुन यादव के साथ। और अर्जुन यादव का रिकॉर्ड अगर आप देख लेंगे तो आप देखेंगे कि 100 के करीब मैच खेले हैं, लेकिन फिर आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्यों खेले, क्योंकि रिकॉर्ड तो बता देगा उनका जैसा रिकॉर्ड है उनके बेटे का। एनीवेज,
वर्ल्ड कप से पहले ये नंबर 4 पोजीशन के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर थे। इनफैक्ट इन्होंने वो जगह अपनी बना ली थी। क्यों इनको ड्रॉप किया गया? 2-3 मैचों के बेसिस पर। न्यूजीलैंड सीरीज के आखिरी 2-3 मैच शायद नहीं चले थे और उसके बाद इंडिया में एक सीरीज में शायद नहीं चले थे, उसके बेसिस पर इनको ड्रॉप कर दिया गया। ट्रेजेडी। इवन दो टीम बैलेंस के लिहाज से चीफ सेलेक्टर के हिसाब से एक 3D प्लेयर की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मेरे ख्याल से अंबाती रायडू को वर्ल्ड कप की टीम में ना रखना गलत डिसीजन था। और फिर इन्होंने अपने उतावले पर में रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी कि मैं नहीं खेलूंगा। सो ही नीड्स टू प्रूव, एंड इफ ही परफॉर्म्स, बहुत सारे लोगों को के मुंह बंद हो जाएंगे। आई मीन बहुत सारे लोगों को शीशे में देखना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड कप में हारने के पीछे कहीं उनका योगदान तो नहीं था इनको ना लेके टीम में। तो अंबाती रायडू, मुरली विजय अगेन थोड़े से अनलकी हैं, अच्छा परफॉर्म करते रहे वनडे से, फिर शॉर्ट फॉर्मेट तो खेलते ही नहीं थे। इनफैक्ट इवन तो IPL में इनकी सेंचुरी है, काफ़ी एग्रेसिव बैटिंग करते थे उस समय। कुछ 2-4 टेस्ट में कंटिन्यूस फेलियर की वजह से इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अच्छे टेस्ट मैच ओपनर थे, पर टीम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से KL राहुल पे स्टिक करना चाहती थी। तो इन तीनों खिलाड़ियों के पास मौका है, सीनियर प्लेयर हैं, मौका है कि अच्छा परफॉर्म करके अपने क्रिटिक्स को साइलेंस करें। अच्छा, इनके ओवरसीज जो बैट्समैन हैं वो भी फिर उतने ही सीनियर टाइप ही हैं। शेन वॉटसन जो कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और उनको मैं ऑलराउंडर इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अब वो बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैटिंग के बल भी खेलते हैं, लेकिन वो हैं यूजफुल बैट्समैन, अग्रेसिव बैट्समैन, ओवर द टॉप खेलते हैं स्टार्टिंग ओवर्स में। और इफ ही कैन परफॉर्म, अपनी एज के को एक वो ना बनने दें इशू, और अगर वो परफॉर्म करें तो वो अच्छे यूजफुल बैट्समैन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर हैं अभी भी। साथ में है फाफ डुप्लेसी। अब फाफ डुप्लेसी वैसे तो कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं, आई डोंट नो अगर हर मैच खेलने को उनको मौका मिलेगा, पर वो अच्छे प्लेयर हैं, उनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। इन सारे प्लेयरों के बीच में वो यंगस्टर हैं, तो लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। इनके पास जो एक इंडियन यंगस्टर है वो है ऋतुराज गायकवाड़। काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी हेड प्लेयर हैं, लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। शुरुआत के मैच में मुझे लग रहा है उनको मौका नहीं मिलेगा, नॉट बिकॉज ही विल नॉट गेट अ चांस बिकॉज कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे, पर बिकॉज मेरे ख्याल से अभी वो रिकवर हो रहे हैं या हो गए हैं कोविड से, तो हो सकता है कि शुरू में कुछ मैच खेलने को ना मिले, बट ही विल गेट हिज चांसेस। एंड जितना हाइप है उस हिसाब से इफ ही परफॉर्म्स तो ही विल बिकम अ वेरी गुड इंडिया प्रोस्पेक्ट इनफैक्ट। सो दिस इज देयर बैटिंग, वेरी एक्सपीरियंस्ड, very talented also, but needs to perform. फिर बैटिंग में MS धोनी भी आएंगे, जो कि हो सकता है कि इस साल थोड़ा ऊपर बैटिंग करें, जो उनकी नॉर्मल पोजीशन, उन्होंने नीचे की अपनी नॉर्मल पोजीशन बना ली थी, उससे थोड़ा ऊपर बैटिंग करें। पर सुरेश रैना नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि नीचे ही बैटिंग करें टू गिव लोअर ऑर्डर को संभालने के लिए। लेट्स सी क्या करते हैं। ऑलराउंडर इनके पास दो हैं, मिचेल सैंटनर और सैम करन, लेकिन दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। आई मीन है यूजफुल प्लेयर्स बोथ मिचेल सैंटनर और सैम करन, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। बैटिंग में अगर इनकी बैटिंग रेगुलरली इनकी बैटिंग IPL में आ रही हो, आने लगी, तो इसका मतलब कि टीम इनका बहुत खराब कर रही है, इनकी टीम खराब कर रही है। पहली बात तो कितने मैचेस से खेलेंगे वो भी डाउटफुल है। मिचेल सैंटनर लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड यूजफुल बॉलर, यूजफुल बैट्समैन, जस्ट लाइक रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा तो पक्के ही हैं, तो कितने मैचेस में दोनों लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ महेंद्र सिंह धोनी जाएंगे अभी कहना मुश्किल है, पर सैंटनर को जब भी मौका मिले वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सेम विद सैम करन बैटिंग भी नीचे ही, मतलब यूजफुल नीचे लगभग हो सकते हैं, लेकिन कितने मैच मिलेंगे भी कह नहीं सकते हैं। तो लेट्स सी। विकेट कीपर तो महेंद्र सिंह धोनी ही हो गए, इनके साथ साथ एक बैकअप विकेट कीपर है नारायण जगदीशन, पर वो बैकअप ही होंगे। स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो ये इस टीम के पास काफ़ी यूजफुल स्पिनर्स हैं। इवन तो हरभजन सिंह नहीं है, जो कि एक अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, UAE की कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, सीनियर भी हैं, नीचे लोअर ऑर्डर में अच्छी खासी हिटिंग भी कर लेते हैं, पर उनके ना होने के बावजूद जो एक चीज़ उनका ना होना जो जिस चीज़ में खलेगा वो ये खलेगा कि प्रॉब्ली ऑफ स्पिन थोड़ी इनकी कमज़ोर हो गई। स्पिनर्स एज अ होल इनके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, प्रॉब्ली ऑफ स्पिनर कोई नहीं बचेगा, केदार यादव हैं फिर भी। अदरवाइज इनके स्पिनर्स की बात करें तो सबसे पहले तो इनके पास इमरान ताहिर है, वर्ल्ड क्लास, इवन एट दिस एज ऑफ 40 इज वर्ल्ड क्लास, तो ही शुड परफॉर्म। इफ टीम कॉम्बिनेशन की वजह से अगर उन्हें बाहर बिठाया गया तो अलग बात है, अदरवाइज उन्हें खेलना चाहिए और परफॉर्म भी करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है इस एरिया, इस साइड का खेलने का अनुभव भी है उनके पास।
तो इमरान ताहिर वेरी गुड विकेट टेकिंग बॉलर। इमरान ताहिर के साथ साथ ही 2 लेग स्पिनर और हैं इस टीम में जो कि इंडिया खेले हैं, पीयूष चावला एंड करण शर्मा। पीयूष चावला एक अच्छे स्पिनर हैं, पर अच्छे स्पिनर होने के साथ साथ एक लकी स्पिनर भी हैं। जहाँ जहाँ इंडिया जीतती है, भले ही खेल ना रहे हों, पर होते हैं उस टीम का पार्ट। तो हो सकता है कि उनका होना इस टीम में टीम के लिए लक लाए और टीम जीत जाए। वैसे इट विल बी वेरी रॉन्ग कि सिर्फ लक की बात की जाती है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, एक अच्छे स्पिनर है वो। हो सकता है टीम बैलेंस के लिए इमरान ताहिर को ना खिला के पीयूष चावला ही सारे मैच स्टार्ट करें। सेम करण शर्मा, वो भी लकी हैं, वो इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेल गए इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो अनलकी मैं इसलिए कहता हूँ कि जो प्लेयर उसके बाद कभी कंटेंशन में भी ना आए और इंडिया के लिए टेस्ट खेल जाए तो लकी ने खिलाया ना यार, इसलिए लकी कहा मैंने, और कोई रीज़न नहीं। लेकिन T20 और शॉर्टर फॉर्मेट्स के लिए वो भी एक यूजफुल बॉलर हैं, तो लेट्स सी कि उनको मौके मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। बट स्पिन वाइज इनके पास 3 अच्छे लेग स्पिनर्स हैं, फिर रविंद्र जडेजा और मिचेल सैंटनर तो नहीं लेफ्ट आर्म स्पिन। इसके अलावा यंगस्टर्स में एक आर साई किशोर हैं, वो भी स्लो लेफ्ट आर्म है, तारीफ सुनते हैं उनकी हम, लेकिन अब कितने मौके मिलेंगे वो अभी फिर कहना मुश्किल है कि इनको भी मौका मिलेगा भी कि नहीं कभी, और लगता नहीं है। हो सकता है कि एक आध गेम में मौका मिल जाए एंड में, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग लाइनअप में तो नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर इनकी स्पिन बॉलिंग ऑन अ होल अच्छी स्पिन बॉलिंग है। अगर इनकी पेस बॉलिंग की बात करें तो इनके पास ड्वेन ब्रावो है, अगेन ऑलराउंडर कैटेगरी में होने चाहिए थे, लेकिन फिर बैटिंग के नीचे ही आती है तो उतने रन बनाने के मौके नहीं मिलते हैं। लेकिन वो अच्छा शॉर्टर फॉर्मेट के लिए वो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं वेरिएशंस के साथ। पेस तो उतनी नहीं है लेकिन वेरिएशंस वगैरह बहुत हैं। इनका इकोनॉमी हाई है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि ये एंड ओवर्स देख रहे होते हैं हमेशा। तो ड्वेन ब्रावो इज़ ए यूजफुल मीडियम पेस बॉलर फॉर चेन्नई, और यूएई की कंडीशंस मेरे ख्याल से उनको सूट करेंगी। सो ड्वेन ब्रावो। इंडियन कंटिजेंट के जो 2 बॉलर हैं वो हैं शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर। दोनों के पास मौका है अपने आप को प्रूव करने का, इन अ सेंस कि अगर इस टूर्नामेंट में वो दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं तो स्विंग बॉल इनिशियल ओवर्स पे बॉल स्विंग कराते हैं और बैटिंग भी दोनों को आती है, मतलब लोअर डाउन मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप बन सकते हैं। दोनों के पास ये चांस है कि इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करके इंडियन टीम के लिए अपनी जगह बनाएं। सो एंड दोनों केपेबल हैं। दीपक चहर बिट मोर देन शार्दुल ठाकुर मेरी ओपिनियन में। फॉरेन फास्ट बॉलर्स में इनके पास फिर जॉश हेजलवुड है जो कि बहुत ही अच्छे और इकोनॉमिकल और यूजफुल लाइन लेंथ बॉलर हैं। अगर मौका मिला तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा लुंगी नगेडी है, हाइट है उनके पास, बाउंस मिलेगा उनको, तो लेट्स सी हाउ मच चांस ही गेट्स। केएम आसिफ एंड मोनू कुमार, अगेन बोथ ऑफ देम इंडियन पेस बॉलर्स, बट आई थिंक बैकअप नहीं होंगे ये लोग। तो बॉलिंग में मेरे ख्याल से स्टार्टिंग लाइनअप में चेन्नई सुपर किंग्स विल गो विथ ड्वेन ब्रावो, जोश हेजलवुड एंड बिटवीन शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चहर। दीपक चहर अभी कोविड से रिकवर हुए हैं, तो आई डोंट नो इफ ही इज फुली फिट। इफ ही इज फुली फिट देन मेरे ख्याल से उनको शार्दुल के ऊपर प्रेफरेंस मिल जाएगी इनिशियल मैचेस में, अदरवाइज शार्दुल ठाकुर। ये 3 इनके पेस बॉलर होंगे अलॉन्ग विद एटलीस्ट 2 स्पिनर्स एंड रविंद्र जडेजा एंड इमरान ताहिर, या फिर पीयूष चावला बैटिंग में इनको ऊपर डुप्लेसी अगर सपोर्ट करें। सो इनके 4 फॉरन, वैसे हम देखते हैं कि 4 फॉरन कौन हो सकते हैं, तो मे बी फाफ डुप्लेसी, इमरान ताहिर, ड्वेन ब्रावो एंड जॉश हेजलवुड टू स्टार्ट विथ। पर इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपनी टीम में काफ़ी प्लेयर्स को ऊपर नहीं, मतलब काफ़ी अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के खेल सकते हैं। Okay, my take on this team is कि this team will qualify for the playoffs। और उसके पीछे के जो मेन रीजंस हैं, पहला रीज़न तो ये है कि इसमें महेंद्र सिंह धोनी है, जो अपनी कैप्टनसी से भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर एक तरीके से खिला रहे होते हैं चेन्नई को। उसके बाद इनकी बैटिंग एक्सपीरियंसड है, ठीक है, इट्स अ यंग मैंस गेम। T20 को हम लोग कहते हैं ये इट्स अ यंग मैंस गेम, पर एक्सपीरियंस का अपना एक महत्व होता है, और इनकी बैटिंग एक्सपीरियंस्ड है, वो क्रंच सिचुएशंस में बैटिंग परफॉर्म करेगी। सेम गोज विद देयर बॉलिंग आल्सो। फील्डिंग में हो सकता है वो 2-4 रन पीछे हो बाकी टीमों के मुकाबले, बट दे विल मैनेज। सो दिस टीम विल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। इनफैक्ट दिस टीम विल डू वेरी वेल इन द लीग स्टेजेस आल्सो एंड क्वालिफाई, थोड़ा ऊपर ही स्टेज में क्वालिफाई करेंगे, और फर्स्ट सेकेंड में ही ये लोग आएंगे एंड दे विल क्वालिफाई। कुछ नहीं तो ये इसलिए क्वालिफाई कर जाएंगे कि अगर
अगर दुआओं और भगवान से प्रार्थना करने से कुछ काम चलता हो ना, तो इस वजह से भी क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इस बार हर हर इंसान की सेकंड फेवरेट टीम तो एटलीस्ट सीएसके ही है। अगर फेवरेट नहीं है तो अपनी अपनी फेवरेट टीम के बाद सेकंड फेवरेट सीएसके है, धोनी की वजह से। तो अगर दुआओं और प्रार्थनाओं से काम चलता हो तो भी ये क्वालिफाई कर जाएंगे उससे। तो मेरा भी अपना असेसमेंट यही कहता है कि दिस टीम विल क्वालिफाई। सो फ्रेंड्स, आपका अपना ओपिनियन क्या है? आपकी स्टार्टिंग लाइनअप क्या होगी? डू यू थिंक ये क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।